Welcome to this next video of the series of complete comprehensive course of polity by me अतर दीक्षित। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आखिर क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आज के वीडियो में हम जानेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे जो है कवर कर लिया है अराउंड अपना आर्टिकल नंबर 35 तक का पोर्शन। उसके अलावा हमने लास्ट क्लास के अंदर अमेंडेबिलिटी की भी चर्चा की थी, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की थी। तो आज जैसा की बात है अब हम उसके आगे के आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल पॉलिसी, तो पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे उसूल हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट जो कि आर्टिकल 12 मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स वाले वीडियो में काफ़ी क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज कंसिस्टेड इन अ स्टेट। तो इट इज़ प्रीटी क्लियर अबाउट दिस दैट व्हाट इज़ अ स्टेट। एंड तो जो स्टेट की पॉलिसी होगी आपके, उस स्टेट की पॉलिसी के अंदर कुछ डायरेक्शंस हैं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे अपने फिल्म के डायरेक्टर्स को तो सभी जानते होंगे। तो फिल्म के डायरेक्टर का क्या काम होता है? फिल्म में एक्टर्स कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर के पैसे लगे होते हैं, कैमरामैन उसको आपको फिल्म कर रहा होता है उस फिल्म को। तो डायरेक्टर का क्या काम है? ही कीप सिटिंग देयर, वो उस चीज़ को ओवरव्यू करता है, वो देखता है कि देखो हमारी जो स्टोरी है, जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके के हमें इमोशंस दिखने चाहिए फिल्म के अंदर, मतलब जैसा कि सोचा है किसी कहानीकार ने कि इस तरीके से पेश होनी चाहिए कहानी, उस सोच को बरकरार रखने का काम, उस सोच को इस निगरानी रखने का काम किसका होता है? डायरेक्टर का। तो उसी तरीके से जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं स्टेट की पॉलिसी के अंदर दिखने चाहिए, उस चीज़ को निगरानी रखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट के द्वारा बनाए जाने वाली पॉलिसी है। स्टेट क्या होते हैं? कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसमें वो चीज़ कवर नहीं हो रही है कि ये स्टेट मत, इसको वो मत समझना स्टेट की आपका वो वाला स्टेट है कि उत्तराखंड सरकार, राजस्थान सरकार, ये वो सिर्फ वही है स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपने मेरे साथ बने हुए हैं शुरू से लेकर अभी तक, तो आपको क्लियरली पता होगा कि यहाँ पे क्या स्टेट है। अगर नहीं तो फिर मैं क्लियर कर दूँ कि दिस स्टेट, आप यहाँ पे इसे एक तरह से समझ सकते हैं कि एनीथिंग दैट इज गवर्निंग अस इज स्टेट। आर्टिकल 12 के अंदर जो आता है, अगर आपको और क्लियरली जानना है तो आप फंडामेंटल राइट्स की मास्टर क्लास वाला वीडियो है, शायद इससे 2 वीडियोस पुराना ही है बस। प्लेलिस्ट के अंदर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे जाके उस क्लास को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टेट की डेफिनेशन क्लियरली मिल जाएगी। तो अभी हम आगे चल रहे हैं उसके। तो अगर नहीं आपको पता है, फिलहाल क्लास के लिए मैं आपको बता दूँ कि एनीथिंग दैट इज गवर्निंग अस इज कवर्ड अंडर स्टेट हियर। ओके, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे वही डायरेक्शंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं कुछ ऐसे जो डायरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को और गवर्निंग अथॉरिटीज़ को कि वो किस तरीके की पॉलिसीज़ लाएँ। हाउएवर दिस आर नॉट जस्टिफाइबल। ये आर्टिकल नंबर 37 के अंदर लिखा है कि दीज आर नॉट जस्टिफाइबल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं इसे बनाया गया, इसका भी कारण है, पहले हम और चर्चा करते हैं, फिर इस मसले में थोड़ा और डिटेल में बात करनी है मुझे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज देखो, सबसे पहले कहाँ से अडॉप्टेड हैं ये जान लेते हैं। तो वी हैव टेकन दिस अप फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। और ये कैसे, मतलब ये एक बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। आजकल जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ चुका है, मॉडर्न गवर्नमेंट्स ज़्यादातर डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हैं, मतलब सभी कोई हर देश में लगभग अब उनका संविधान ही सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं हर जगह। उस वक्त के अंदर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चला है वेलफेयर स्टेट का। इस वर्ड को ध्यान में रखना, वेलफेयर स्टेट, WELFARE वेलफेयर स्टेट। यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया हमारी जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट्स है, जो अथॉरिटीज़ हैं, दैट इज गवर्निंग द पीपल, दे शुड कीप द फैक्ट इन देयर माइंड कि वो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, किसी और चीज़ के बेहतरी। उस पहले ये देखना है कि यहाँ की जो जनता है, देश की जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो रूलिंग है वहाँ पे, किसी भी तरीके का रूल हो, तो उनके वेलफेयर के लिए आप फोकस्ड हैं, तो उसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, लोगों के वेलफेयर स्टेट को फ़ायदे में देखते हुए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है इस तरीके की पॉलिसीज़ को। हाउएवर आर्टिकल 37 स्टेट्स दैट दीज आर नॉट जस्टिफाइबल। दैट मीन्स ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको जब मिनरवाल मिल्स का केस बताया था तो कहा था, वहाँ पर ये डिस्कस किया था कि दीज आर नॉट जस्टिफाइबल बिकॉज ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर की डिस्कशन वहाँ हुआ था, बट यहाँ पे इसलिए है यहाँ पे चर्चा क्योंकि देखो हर बार ज़रूरी नहीं है कि सारी रिसोर्सेज हों। हम आगे चलेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे, बैन ऑन लिकर और ये सब, तो हर लॉ के अंदर ये एनफोर्स नहीं है। बट ये देखा जा सकता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो इसलिए जस्टिफाइबल नहीं हैं क्योंकि हर बार गवर्नमेंट के पास ये रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उसे पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है, 2 प्रिंसिपल्स कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी केस हो सकता है जिसको वजह से DPSPs आर नॉट जस्टिफाइबल एंड दे आर नॉट एनफोर्सेबल। एंड सेकेंडली
फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपीज। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, CAPF-AC असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था इसी तरीके का। उसके अंदर लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और उसके अंदर एक स्टेटमेंट गिवन थी कि डीपीएसपीज आर हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द फंडामेंटल राइट्स, विच इज अ कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आपने वो एग्जाम दिया होगा तो आपको एक क्वेश्चन याद होगा। तो ये देखो यूपीएससी के लेवल के अंदर भी इस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो चाहे तो इसको नोट डाउन कर लो कि फंडामेंटल राइट्स हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर डीपीएसपीज। इफ देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन डीपीएसपी एंड अ फंडामेंटल राइट इन अ पर्टिकुलर स्टेट पॉलिसी यू कैन से, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि फंडामेंटल राइट्स विल बी स्टैंडिंग देयर एंड डीपीएसपी शुड बी रिमूव्ड, और if there is a contradiction. However, it is the duty of the state to follow the directions or given to it by DPSPs. Okay? तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया, ये चीज़ खुद कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट, हाउएवर इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। तो अब डीपीएसपीज देखते हैं इस चीज़ को लेके। हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। रिसेंटली अभी यूपीएससी ने पूछा, और कई बार कई एग्जाम्स में एसएससी के अंदर भी यूपीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ़ डीपीएसपीज आर इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, पहला स्टेटमेंट, तो दीज आर नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दीज आर नॉट जस्टिफाइबल, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपीज। ये आगे कोई स्लाइड नहीं बनाई है मैंने सोचा था कि आपको यहाँ पे अपनी तरफ से ही बता दूंगा, तो मैंने ये बता दिया है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बातें हैं डीपीएसपीज को लेके। तो चलो अब हम देखते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि देयर इज अ बाइफर्केशन ऑफ डीपीएसपीज। 3 हिस्सों में इसे बांटा गया है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे आर्टिकल नंबर्स लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे याद करने के पर्पस में आपके काम आएगा। याद करने के पर्पस में काम आएगा कौन से आर्टिकल किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल, विच आर्टिकल्स आर कवर्ड अंडर लिबरल प्रिंसिपल, जो भी है। तो हम इन प्रिंसिपल्स को अलग अलग तरीके से देखेंगे कि लिबरल को एक साथ देखेंगे, सोशलिस्ट को एक साथ और गांधीयंस को एक साथ। हाउएवर, इससे पहले कि हम वहाँ जाएँ, याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर आप ऐसे रटने बैठोगे तो कभी याद नहीं होगा। तो पहले आपको अगर नहीं पता है तो मैं एक बेसिक आइडिया दूंगा आपको इस चीज़ का कि लिबरल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, सॉरी लिबरल किसे कहते हैं, सोशलिस्ट क्या होता है और गांधीयन क्या होता है। तो पहले गांधीयन की बात करें तो गांधी जी को तो सब जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कुछ गांधी जी की जो विचारधारा है उस तरीके की विचारधारा को प्रमोट करते हुए अगर कोई प्रिंसिपल्स हैं तो उन्हें ही हम कहते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। जैसे अब हम अगर एग्जाम्पल लें गांधीयन प्रिंसिपल्स का, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे है बैन ऑन लिकर, बैन ऑन स्लॉटर ऑफ काउस, इम्प्रूविंग द ब्रीड ऑफ कैटल। तो ये चीज़ें हो गई हैं आपकी। तो उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रमोशन। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको देखने में आ रही होंगी कि किन चीज़ों पे फोकस कर रहा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं ना कहीं। और एक और था प्रिंसिपल में मैंने कहा नहीं, अभी कह रहा हूँ कि प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़े वर्ग या निचले वर्ग के लोग हैं उन्हें कैसे अपने मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कानून बनाते वक्त स्टेट्स को। तो ये सारे प्रिंसिपल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया नहीं है कि दीज आर गांधीयन, दीज आर लिबरल, बट ये एक जनरल क्लासिफिकेशन होती है जिसकी बहुत चर्चा होती है और एग्जाम में क्लासिफिकेशन पूछते भी हैं कभी कभी। तो हमें ये इस चीज़ की क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखना चाहिए। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स आपके इसी तरीके के होते हैं। इसमें क्या है कि देखो, विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, अगर कहीं पे कोऑपरेशन को प्रमोट करना है लोगों के बीच में, धर्मनिरपेक्षता की बात कर दी गई, अगर बात कर दी जाती है यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आपकी बैकवर्ड क्लासेस को आगे बढ़ाने की। दूसरा, कुछ बेसिक नैतिकता की बातें, जैसे जीवों के प्रति दया रखना, यानी कि काउ स्लॉटर्स को रोकना, अपने कैटल की ब्रीड को बेहतर करना। तो ये हर किसी के प्रति दया रखने वाली भावना की बात कही गई है, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर कवर होता है। और एक बात ये बैन ऑन लिकर, मतलब एक नैतिकता और नैतिकपूर्ण व्यवहार की जो बात की गई है, तो कहीं ना कहीं गाँवों को डेवलप करना, पिछड़ों को डेवलप करना और नैतिकपूर्ण व्यवहार करना, इस तरीके की अगर बातें हैं तो वो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। सोशलिस्ट और लिबरल अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक हैं, तो मैं बस बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगा जो आपके यहाँ पे समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो लिबरल थॉट ऑफ प्रोसेस जो होता है, लिबरल थॉट प्रोसेस ये कहता है कि देयर शुड बी फ्रीडम, वहीं पे सोशलिस्ट थॉट प्रोसेस कहता है देयर शुड बी इक्वालिटी। अब फ्रीडम और इक्वालिटी ये दोनों टर्म अपने आप में बहुत बड़े हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बट लिबरल फोकस ऑन फ्रीडम, सोशलिस्ट फोकसेस ऑन इक्वालिटी। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताना चाहूँ तो एक इकोनॉमी है जहाँ पे सब कुछ सबने ओन किया हुआ है, मतलब सब कुछ स्टेट ओन्ड है, सब कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग है, तो उसे हम सोशलिस्ट कहेंगे बिकॉज दैट गिव्स इक्वालिटी। वहीं पे सारा कुछ कैपिटलिस्ट है बिल्कुल,
तो उस तरीके की इकोनॉमी को हम कहेंगे लिबरल इकोनॉमी। मतलब अगर कहीं पे शॉप्स हैं, अगर एक मार्केट लीजिए, मार्केट प्लेस के अंदर शॉप्स हैं, वो शॉप्स जो हैं स्टेट ओन्ड है। स्टेट ओन्ड है मतलब सारी जनता की है, क्योंकि स्टेट तो सारी जनता का है। तो उस तरीके की शॉप्स अगर हैं तो वहाँ पे इक्वालिटी शो हो रही है, क्योंकि शॉप ओनर सबसे पैसे कमाएगा तो सबसे ज़्यादा रिच कौन हुआ? शॉप ओनर हो गया पूरी सोसाइटी के अंदर। बट इफ़ एवरीवन इज़ द शॉप ओनर इन द केस ऑफ सोशलिज्म, तो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा सबका पैसा, तो वहाँ पे क्या चीज़ देखने मिलेगी? इक्वालिटी। तो इसे कहते हैं सोशलिज्म। ठीक है, सोसाइटी एज अ होल की सोचते हैं, इक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो होता है सोशलिज्म। वहीं पे एक कैपिटलिस्ट मार्केट है जहाँ पे जिसकी दुकान है सो है, बाकी जिसकी नहीं है सो नहीं है। ठीक है, उसे कहते हैं कैपिटलिस्ट मार्केट। तो वो कहीं ना कहीं लिबरल थॉट प्रोसेस को दर्शाता है, जहाँ पे आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, आपके अंदर जितनी क्षमता है, आपके अंदर जितनी जो है काबिलियत है, उस काबिलियत को आप अपना फोकस में रखते हैं और उस काबिलियत के दम पे जितना हो सकता है कमा सकते हैं। हो सकता है एक ही आदमी यहाँ पे बहुत सारा पैसा लेके जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है लिबर्टी। हाउएवर ये फ्रीडम को बढ़ावा देती है ज़्यादा। तो सोशलिज्म फोकसेस ऑन इक्वालिटी एंड रिस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम। ये नहीं है कि मैं सोशलिज्म का फेवर कर रहा हूँ यहाँ पे और उससे कह रहा हूँ, वो रिस्ट्रिक्ट करती है फ्रीडम को, क्योंकि आपको फ्रीडम ही नहीं है। आपको अगर आपके पास चाहे बेहतर से बेहतर बिजनेस मॉडल हो, चाहे किसी भी तरीके का आइडिया, यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन, क्योंकि सब कुछ सबने ओन किया हुआ है, क्योंकि सब इक्वल है। वहीं पे लिबरल यहाँ पे फ्रीडम देता है आपको, लिबरल थॉट प्रोसेस, कि आप अपने आइडियाज़ को कन्कर कीजिए और अपनी क्षमता से जितना हो सके उतना अपना बेनिफिट लीजिए। तो लिबर्टी यहाँ फ्रीडम पे फोकस करती है, सोशलिज्म जबकि इक्वालिटी पे फोकस करता है। इसकी बहुत लंबी डिटेल चर्चा है, बस अभी जानने के लिए इतना काफ़ी है। गांधीयन मैंने आपको समझाई दिया है। तो चलिए प्रिंसिपल्स की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हम क्या बात करेंगे? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की। ठीक है, तो लिबरल प्रिंसिपल्स आर्टिकल 44, 45, 48, 49, 50 और 51। ठीक है, तो एक एक करके हम इसकी बात करते हैं, देखते भी चलेंगे कि आखिर क्या दर्शा रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल सिटीजन्स थ्रू आउट कंट्री, मतलब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है फॉर ऑल सिटीजन्स थ्रू आउट द कंट्री लगना चाहिए। ठीक है, रिलीजन्स वगैरह के ऊपर होता है हमारे देश का कानून। ठीक है, तो उस चीज़ की बात की गई है आर्टिकल 44 के अंदर, ये बात करता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बहुत चर्चा है, इसके बारे में भी अलग से डिटेल में कभी बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाउएवर ये हमारे यहाँ पे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन्स थ्रू आउट द कंट्री, आर्टिकल 44 के अंदर। आर्टिकल 45 टॉक्स अबाउट ऑल चिल्ड्रन शुड बी गिवन अर्ली चाइल्डहुड केयर अलॉन्ग विद एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 years। तो यहाँ पे देखो इंटेलेक्चुअल की भी बात की गई है। इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, काफ़ी इंटेलेक्ट वाले प्रिंसिपल्स हैं, भावनात्मकता से थोड़े हटके हैं। भावुकता हो गया, धार्मिक वाली बातें हो गई, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा भावुक साइड पे होती हैं। लेकिन लिबरल थॉट प्रोसेस जो है वो भावुक से ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड पे होता है। इसीलिए उन्होंने धर्म के कानून को हटाते हुए यहाँ पे सिविल कोड की बात कही है कि एक सिविल कोड होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने धर्म को ना माने, ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है, इस चीज़ को गलत नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे एक आ गया कि देखो एक बेसिक कानून होना चाहिए, क्योंकि एक जो प्रोसेस होता है ना, कुछ चीज़ फेयर है, कोई चीज़ अनफेयर है। कई धर्मों के अंदर, किसी एक स्पेसिफिक धर्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कई धर्मों के अंदर, मैं किसी भी धर्म के कानून का नाम नहीं लूँगा, मगर आप जानते हैं कई धर्मों के अंदर काफ़ी सारी ऐसी प्रथाएं हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म हो सकती हैं आने वाले टाइम पे, जो कि एक बेसिक इंटेलेक्चुअल तरीके से हम प्रैक्टिकली सोचें तो फेयर नहीं है, बिल्कुल अनफेयर है, किसी ना किसी सोसाइटी के उसके साथ बिल्कुल अन्याय है। तो उस चीज़ को अगर हम इंटेलेक्ट से सोचें, अपने दिमाग से सोचें, ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचें, एक तरह से मैं कहूँ तो यही आएगा कि भाई पहले हम नेचुरल कानून को ऊपर रखें और उसके बाद जो उसको फेयरली फॉलो कर रहे हैं बाकी धर्म के कानून, उन्हें हटाने के लिए कोई मना नहीं करता। धर्म से ही दुनिया है, वो सब मानते हैं, वो जानते हैं, बट कहीं ना कहीं रिवाजों के अंदर धर्म खो रहा है। रिवाज ही धर्म नहीं होते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी है। तो ये एक अलग प्रोसेस, चलो चर्चा ही अलग है, इसको कभी और करेंगे। बट ये इंटेलेक्ट को मैंने क्यों समझाने की कोशिश किया कि जितनी भी प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस की चीज़ें हैं वो सारी लिबरल के अंदर आती हैं। तो जो ऐसे कोई रिवाज हैं जो कानून के खिलाफ हैं, कोर्ट के खिलाफ हैं, समाज के स्वीकार किए हुए कानूनों के खिलाफ हैं, तो वो रिवाज नहीं मान्य होने चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आर्टिकल 44 के अंदर आर्टिकल 45 टॉक्स अबाउट टिल द एज ऑफ 6 years अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। ऑब्वियसली इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एक इंटेलेक्चुअल बात है कि 6 साल की उम्र तक केयर और एजुकेशन सभी चिल्ड्रन को मिलनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 48 यहाँ पे ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर यहाँ पे बात की गई है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज
की जानी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को किसानों के लिए बात की गई है। सब जानते हैं कि एग्रेरियन इकोनॉमी है, इंडिया डिपेंड्स अपॉन इट्स एग्रीकल्चर, इंडिया डिपेंड्स अपॉन इट्स फार्मर्स, जय जवान जय किसान के नारे होते हैं यहाँ पे। तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को यहाँ पे कहा गया है। 48A के अंदर कहा गया है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमारे यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसकी सुरक्षा करना, उसको बेहतर बनाना पहला। दूसरा, जो हमारे यहाँ पे जो जंगली इलाके हैं, फॉरेस्ट्स हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है उनको सेफ गार्ड करना। तो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट के अंदर ही ये चीज़ आ जाती है। इसको अलग से भी स्पेसिफाई किया गया है। अगर हम अपने जंगलों को बचाते हैं, वाइल्ड लाइफ को बचाते हैं, तो अपने आप प्रोटेक्ट और इम्प्रूव होगा इन्वायरमेंट। 49 क्या कहता है? प्रोटेक्ट ऑल द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? सारे मॉन्यूमेंट्स, सारे प्लेसेस, सारे ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना? नहीं। विच आर हैविंग आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक वैल्यूज़। ये नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है, क्योंकि ये हमारे टूरिज्म, हमारे रिच कल्चर, हमारे को वर्ल्ड के अंदर एक पहचान देते हैं। हमारे जो आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनकी वैल्यू है, हिस्टोरिक वैल्यू है, चाहे वो कोई मॉन्यूमेंट हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो आर्टिस्टिक इस तरीके का हो, रीजनल आर्ट्स वगैरह बहुत सारे हैं। मधुबनी पेंटिंग इज़ एन एग्जाम्पल। मॉन्यूमेंट्स की तो कोई कमी नहीं है, ताजमहल से लेके कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, आपका हम्पी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली लोथल को आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि वो मिला है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में, धोलावीरा है ना, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना भी एक स्टेट डायरेक्शन है, उनको एक पॉलिसी दी गई है। आर्टिकल नंबर 50 टॉक्स अबाउट सेपरेट जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लिबरल की छाप दिख रही है साफ तौर पे इसके अंदर। इंटेलेक्ट की बात की गई है, बड़ी समझदारी से कहा गया है कि देखो, जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब जो हमारी सरकार है और जो हमारा जुडिशरी है, इसको आसान शब्दों में समझने के लिए कहेंगे कि जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट, वो शुड बी सेपरेट, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्योंकि अगर कोर्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल रिव्यू, एक मैंने बात की है कॉन्स्टिट्यूशन अपने मास्टर क्लास वाले वीडियो के अंदर जो मैंने फंडामेंटल राइट्स के लिए थी, वहाँ पे मैंने ये बात की है जुडिशियल रिव्यू को लेके। तो अगर कहीं ना कहीं सेपरेट नहीं होंगे, जुडिशरी किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट कर रही होगी, तो फिर उस रिव्यू का कोई मतलब नहीं है। और फिर जुडिशरी कभी भी, जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को, वो भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट यहाँ पे बात की गई है। आर्टिकल 51 क्या है? प्रमोट इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, फॉस्टर रिस्पेक्ट ऑफ टू इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, एनकरेज सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स और आर्बिट्रेशन। मतलब कि आप अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को प्रमोट करेंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय कानून की रिस्पेक्ट करेंगे, उसे मानेंगे। आपने अगर किसी के साथ कोई ट्रीटी साइन कर रखी है उसे मानेंगे, और अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट है तो उसको आप आर्बिट्रेशन के माध्यम से सही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक लिबरल बात है, एक लिबरल प्रिंसिपल है आर्टिकल नंबर 51 के अंदर, जिसके अंदर हमारे रिश्ते दूसरों से अच्छे होने ज़रूरी हैं। तभी हमारा आज के डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, तभी हमारा कुछ हो पाएगा तरक्की। अगर हम सबके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, सारी दुनिया से पंगा लेते रहेंगे, तो हाल वही होगा जो चाइना का हो रहा है। और कुछ टाइम में आपको देखने मिल जाएगा कि चाइना का कितना बुरा हाल हो गया है, क्योंकि उसने जो है हमारे DPSP के आर्टिकल नंबर 51 को ठीक से नहीं माना है। तो ये हमने बात कर ली है लिबरल प्रिंसिपल्स की। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, नोट डाउन करना है तो साथ साथ करते रहिए। अब बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की, ठीक है। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स यहाँ पे हम आते हैं। तो सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 38, सोशल जस्टिस, यानी कि स्टेट शुड सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। तो एक सामाजिक न्याय की भावना होनी चाहिए सबके बीच में। ये मैंने जब प्रीएम्बल में भी बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया है, सामाजिक न्याय क्या होता है। तो इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, सबको बराबर मौके मिलने चाहिए, एक तरह के लोगों के वेलफेयर को लेके जो है सोशल ऑर्डर जो है वो सिक्योर होना चाहिए, एक सोशल जस्टिस सिक्योर होनी चाहिए। आर्टिकल 39 कहता है कि भाई इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है 39A में। 39 कहता है लाइवलीहुड सबको उनकी क्षमता अनुसार प्रोवाइड करना चाहिए, सबको राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए, सबको इक्वल जस्टिस होना चाहिए। 39 कहता है फ्री लीगल एड होना चाहिए, मतलब जो भी लीगल सहायता है वो फ्री मिलनी चाहिए। अगर किसी कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा ना रह जाए जो बिना उसके रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात हो गई अब फ्री लीगल एड की। 41 कहता है राइट वर्क एजुकेशन, यहाँ पे वही राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। मतलब कि भाई सबको काम करने का अधिकार हो, सबको पढ़ने का अधिकार हो, ठीक है। और कुछ केसेस में पब्लिक असिस्टेंस हो, मतलब जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को इस वक्त, उन्हें
सरकारी स्कूल्स आपने देखे होंगे, कई प्रकार के सर्वोदय, नवोदय और बहुत सारी तरीके के स्कूल्स होते हैं, तो वो इसी प्रिंसिपल के बेस पे बनाए गए हैं, क्योंकि लोगों को काम करने का अधिकार है। तो सरकारी नौकरियां तो इंडिया में बहुत फेमस है, और एजुकेशन तो सरकारी एजुकेशन भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक असिस्टेंस की बात की गई है कि सभी को एजुकेशन और ये मिले। आप देख सकते हैं हर चीज़ में, अभी तक जो मैंने शुरू में बताया था कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आर फोकसिंग ऑन इक्वालिटी अमंग पीपल। ओके, तो जहाँ पे जो कर सकता है तो कर ही रहा है, बट जो नहीं कर सकते उसे कौन, स्टेट वो करेगा, फंड करेगा, स्टेट उसे वो करेगा। इफ़ यू आर एबल टू अफोर्ड एजुकेशन देन अफोर्ड इट एंड गेन एजुकेशन एनीवेयर ऑफ योर प्रेफर्ड चॉइस। बट अगर आप नहीं कर सकते हैं उसे अफोर्ड, तो यू विल नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, you are equal in every terms, so you will be given states assistance। ओके, उसी तरीके से फ्री लीगल एड की भी बात की गई है कि सब फ्री लीगल एड वही ऐसे लेगा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता अपने इच्छा अनुसार। तो कहीं ना कहीं लोग पीछे छूट जाएंगे, जो इन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं वो एक्सेस करने वालों के पीछे रह जाएंगे। तो उन्हें इक्वल करने के लिए सारी चीज़ें दी गई हैं, लाइवलीहुड, फ्री लीगल एड, जस्टिस, वर्क, एजुकेशन, ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैटरनिटी रिलीफ देनी ज़रूरी है, जो लेडीज़ हैं मैटरनिटी रिलीफ उन्हें चाहिए होता है बहुत, उनके हेल्थ के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसकी बात की गई है। और बाकी जो कंडीशन फॉर वर्क है फैक्ट्रीज़ के अंदर और भी जगह, तो कहीं लेबर लॉज की बात की गई है, यहाँ पे फैक्ट्री लॉज होते हैं, लेबर लॉज होते हैं। तो एक ह्यूमन कंडीशंस होने चाहिए, एक इंसानियत के तौर पे, क्योंकि पहले देखो ऐसा नहीं होता था, हमेशा से इंसान इतनी इंसानियत दिखाता नहीं है हमेशा से। तो जो भी लेबर्स होते थे, जो भी वर्कर्स होते थे, उन्हें कंडीशंस ह्यूमन नहीं मिलती थी। तो आर्टिकल 42 यही बात कर रहा है कि देखो आप काम लीजिए, सबसे लीजिए, आप सबको उनके काम के अनुसार पैसे भी बांटिए, बट कहीं ना कहीं एक इज्जतदार और एक इंसानियत भरा कंडीशन तो काम करने का देना ही चाहिए। आर्टिकल नंबर 43 वही कहता है लिविंग वेज तो देने ही होंगे वर्कर्स को, इतना वेज तो आपको देना ही होगा कि वो अपना जीवन काट सकें। ठीक है, बदुआ मजदूरी वगैरह वाला सिस्टम नहीं चलेगा और इस तरीके के वेजेस नहीं चलेंगे कि आप वो करें। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A बात करता है यहाँ पे। ओके, 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स कहता है जीवन काटने के लिए सही वेजेस होने चाहिए। 43A वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज का मतलब है कि पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ऐसा नहीं होगा कि भैया आप जो हैं मैनेजमेंट में बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हैं उनको, आपको अपने वर्कर्स को मैनेज करने में भी पार्टिसिपेशन देना होगा। ठीक है, उन्हें बाकायदा अपनी इंडस्ट्रीज का पार्ट बनाना होगा। आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट न्यूट्रिशन। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। सारी सी वही बातें हैं कि इक्वालिटी को मैं बार बार कह रहा हूँ, इक्वालिटी को फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया न्यूट्रिशन आपको लोगों के अंदर बेहतर बनाना होगा, बच्चों को अच्छे से पोषित करना होगा, है ना। लिविंग कंडीशंस को, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट असिस्ट करेगा। इन सब में स्टेट की असिस्टेंस की बात हो रही है कि द पीपल हु कैन नॉट secure these kind of things by themselves should be getting the assistance of state. So when state is interfering, state is assisting, so it is taking the people who cannot afford these things to the level of the people who are affording those things, okay, by giving them free aid, free access to education, free legal aid, justice, right livelihood, living wages। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर आती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स की। एक बेसिक आइडिया मैंने लगभग सारी प्रिंसिपल्स का आपको दे दिया है, फिर भी इसको देख लेते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने की बात कही गई है कि भाई हम सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे, विलेज पंचायत को। मैंने पहले ही बोला है, गांधी जी के प्रिंसिपल्स में आते हैं आपके गांव को भलाई करना, कोऑपरेशंस को इम्प्रूव करना और लोगों की नैतिकता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो पहला ही है विलेज पंचायत, गांव की कंडीशंस इंप्रूव करने की बात है। 43 में है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, इंडिविजुअल भी और कोऑपरेटिव बेसिस पे भी। फिर वही कोऑपरेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपर्स में पूछ सकता है कि कौन से आर्टिकल में है या किस प्रकार का गांधीयन प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट है, कौन सा है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली, फिर से मैं न्यूज़ का रेफरेंस ले रहा हूँ, रिसेंटली अभी मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन दैट विल वर्क टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो वही यहाँ पे बात की गई है कि प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है हमें रूरल एरियाज़ में, इंडिविजुअल तरीके पे भी और जो कोऑपरेटिव बेसिस पे हो रही हैं इंडस्ट्रीज़ उसे भी। 43B बात करता है इसी में, प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसी अभी जो हमारा आप कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री देख रहे हैं जो लाई गई है, वो इसी को फुलफिल करने के लिए लाई गई है, DPSP को, ताकि आसानी से वॉलंटरली फॉर्म हो सके, बिल्कुल ऑटोनॉमस, बिना किसी पे डिपेंड हुए काम कर सकें,
डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो, मतलब जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर हों उनका डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो। ऐसा ना हो कि किसी ने ऑटोक्रेटिक रूल कर रखा है कि भाई राजा तो मैं ही रहूँगा चाहे कुछ हो, नहीं, जो उन्हें सबसे कॉम्पिटेंट लगता है उसका कंट्रोल हो और प्रोफेशनली मैनेज हो। बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो प्रोफेशनली जो बाकी इंडस्ट्री काम कर रही हैं दूसरे तरीके की, उनसे पीछे रह जाए कहीं पे भी, ठीक है। तो इन चीज़ों को फोकस करते हुए ये प्रिंसिपल है, और अभी कोऑपरेटिव जो मिनिस्ट्री बनाने की बात की गई है वो इसी को फोकस करेगा। आर्टिकल 46 की बात करते हैं तो प्रमोट इंटरेस्ट्स ऑफ एससीज, एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस। चर्चा मैंने शुरू में ही कर लिया कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और बाकी के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनकी जो है जो भलाई के काम है, उनके जो इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रमोट करना है। वो चाहे एजुकेशन के अंदर हो चाहे वो इकोनॉमी के अंदर हो, मतलब आर्थिक तौर पे भी उनकी मदद करनी है और शैक्षणिक तौर पे भी उनकी मदद करनी है। और जो सामाजिक अन्याय है और जो उनके प्रति एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो उनकी प्रताड़ना होती है, उसे रोकना है और उन्हें उससे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अगला 47 आर्टिकल प्रोहिबिट्स कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ, दैट मीन्स लिकर बैन। मतलब कोई भी ऐसी ड्रिंक्स जो इंटॉक्सिकेटिंग है, इंटॉक्सिकेटिंग मतलब जो कि जहर घुलती हैं शरीर के अंदर, जो आपको मृत्यु की ओर ले जाती हैं धीरे धीरे, उस तरीके के ड्रिंक्स का कंजम्पशन रोका जाए। इस तरीके के ड्रग्स जो कि शरीर के लिए हानिकारक हैं, जो हेल्थ के लिए हानिकारक हैं, उसका कंजम्पशन रोका जाए। मतलब इनिशियली एक लिकर बैन होना चाहिए। आर्टिकल 48 काउस, काफ्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल। जितने भी कैटल होते हैं, जितने भी लाइव स्टॉक होते हैं, उनको जो है हमें स्लॉटर नहीं होने देना है, क्योंकि इंडिया इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी। रिलीजियस मैटर भी है बट एग्रेरियन इकोनॉमी में हमें देखो काउस और कैटल की वैल्यू इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा है स्लॉटर से, इसलिए भी बात की गई है। तो स्लॉटर नहीं होने देना है और उनकी ब्रीड बेहतर करनी है। उनका जैसे ब्रीड बेहतर होगी तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बेहतर ब्रीड की वजह से मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जो ऊन वगैरह हम लेते हैं वो बेहतर होगा, तो वहाँ पे हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर हम उसकी ब्रीड को बेहतर करते हैं तो इकोनॉमिक तौर पे हमारा देश सक्षम हो जाएगा। और यहाँ पे ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज की DPSPs की क्लास थी, हमने सारे DPSPs की चर्चा की है लगभग, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। होपफुली समझ आया हो। और अगर कोई डाउट है, समझ नहीं आया है कुछ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सपोर्ट करते रहें। अच्छा चल रहा है अभी तक आप सभी का रिस्पांस, उम्मीद है सबको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे अपना इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी। इसके बाद एक तो वो तो छोटा टॉपिक है, मेनली हम अब प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे।